हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 5 अगस्त 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं वो आपके लिए लेके आए हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करिए। अगर चलो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस पर क्लाउडेड लेपर्ड के संरक्षण के लिए किस देश ने नया एक्शन प्लान लॉन्च किया है? तो इसका जवाब है भारत। व्याख्या देखते हैं। भारत के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस पर पूर्वोत्तर भारत में क्लाउडेड लेपर्ड के संरक्षण, आवास, सुरक्षा और अवैध शिकार रोकने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय एक्शन प्लान लॉन्च किया है। बेसिकली क्लाउडेड लेपर्ड एक प्रकार का जीव है जो मेघालय का राजकीय पशु है। आयुषीयन की स्थिति क्या है? तो ये रेड लिस्ट में आता है, मतलब सुभेद्य कैटेगरी में आता है। सुभेद्य कैटेगरी क्या होती है कि अभी तो इसको खतरा नहीं है, लेकिन निकट भविष्य में यह संकटग्रस्त हो सकता है। आयुषीयन की टोटल 9 कैटेगरी है। आयुषीयन की टोटल 9 कैटेगरी है। इसके अलावा मुख्य आवास जो है भारत में या पूर्वोत्तर की पहाड़ियों जैसे नोगखायलेम अभ्यारण्य में पाया जाता है। संरक्षण अधिनियम क्या है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत यह संरक्षित है। बेसिकली 2022 में एक अमेंडमेंट होता है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में, जिसके बाद 4 अनुसूचियां कर दी जाती हैं। पहले जो है 2022 के पहले टोटल 6 अनुसूचियां थी। तो आपको याद रखना है कि 2022 के पहले 6 अनुसूचियां थी, अभी 4 अनुसूचियां कर दी गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब है? क्लाउडेड लेपर्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 अगस्त को विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है कि 4 अगस्त 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस के अवसर पर भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों में विलुप्त क्लाउडेड लेपर्ड के अस्तित्व को बचाने के लिए 10 वर्षीय एक्शन प्लान लॉन्च किया है। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में क्लाउडेड लेपर्ड को बचाने के लिए कितने वर्षों का एक्शन प्लान बना है, या क्लाउडेड लेपर्ड किस देश, किस राज्य का पशु है, ऐसा कुछ बन सकता है। तो इसको याद रखना है आपको। एक्शन प्लान के प्रमुख उद्देश्य क्या होंगे? तो वही जो नॉर्मली होते हैं एक जीव को बचाने के लिए, कि अवैध शिकार से बचाना है, स्थानीय समुदायों की संरक्षण में भागीदारी को सुनिश्चित करना है, और उसका मानचित्रण करना है और सुरक्षा देना है। मतलब कि किन किन एरियाज में एक क्लाउडेड लेपर्ड ज्यादा मूवमेंट करता है, कहाँ पाया जाता है, किन चीजों में इसको खतरा हो सकता है, उसका प्राकृतिक आवास कहाँ कहाँ नष्ट हो रहा है। चुनौतियां एवं प्रभाव क्या रहेंगे? वनों की कटाई एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे घरों की जरूरत पड़ रही है, एग्रीकल्चरल लैंड की जरूरत पड़ रही है। इसके अलावा झूम खेती, जो कि पहाड़ी आदिवासी लोग झूम खेती करते हैं। झूम खेती क्या होती है? जैसे मान लीजिए ये जंगल है, ठीक है, जंगल है, तो यहाँ पे ये लोग आते हैं, ये अस्थायी खानाबदोश होते हैं, और यहाँ पे आते हैं, इस जंगल को इन्होंने काटना है। इस जंगल को काट के उसके बाद जो है यहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड जब बनानी है, उसके बाद जब इनको लगता है कि इस एग्रीकल्चरल लैंड की उपजाऊ क्षमता जो है वो कम हो गई है, तो ये यहाँ से मूव कर जाते हैं और एक नई जगह जाके एग्रीकल्चरल लैंड बनाते हैं और वहाँ खेती करते हैं। तो इससे क्या होता है कि पेड़ों का बड़ा हादसा होता है, नुकसान होता है, और उसके अलावा जो है इनके जो उन जंगलों पर डिपेंडेंट जो जीव होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है, उनके प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनमोहन सिंह लिब्रहान मद्रास और अन्य किस उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे जिनका 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो बेसिकली ये आंध्र प्रदेश थे, आंध्र प्रदेश न्यायालय के न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह लिब्रहान मद्रास उच्च न्यायालय तथा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस जो है, 1992 में जो बाबरी मस्जिद थी अयोध्या में, उसके विध्वंस की जांच करने वाले लिब्रहान आयोग के अध्यक्ष थे। तो अगर आपसे कभी पूछ लेता है कि लिब्रहान आयोग किससे संबंधित है, तो वो बेसिकली किससे संबंधित है? बाबरी मस्जिद विध्वंस से संबंधित है। कब गठित हुआ था? 2009 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और 1992 में यह गठित हुआ था। वर्तमान न्यायालय अनुच्छेद 214 के तहत हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान है। वर्तमान उच्च न्यायालय, भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं वर्तमान में, और जो उच्च न्यायालय होता है उसको रिट जारी करने की शक्ति होती है। मतलब कि वह एक प्रकार के आदेश, कई सारे आदेश जारी कर सकता है, जो कि मूल अधिकारों से संबंधित या फिर संबंधित अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित, इसी तरीके के वो रिट जारी करता है। तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति रखता है, जबकि वहीं सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट जो है वो भारत का 25वां और नवीनतम उच्च न्यायालय है, जो कि अमरावती में स्थित है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है
कि भारत का जो है वो नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है, तो बेसिकली वो आंध्र प्रदेश का अमरावती हाई कोर्ट है। ओके, आई होप कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए साथ में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सबसे ज्यादा मृत अंग दाताओं के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? मृत अंग दाताओं के लिए मतलब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जो है उसने किस राज्य में सबसे ज्यादा जो मृत अंगदाता होते हैं, मतलब कि मृत्यु के बाद उनके ऑर्गन्स का डोनेशन हो जाता है, ठीक, तो उसके लिए राज्य सरकार को पुरस्कार दिया है। तो बेसिकली ये तमिलनाडु राज्य है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है अंगदान हुआ है मृत व्यक्तियों का। व्याख्या क्या है कि तमिलनाडु राज्य को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ मृत अंगदान डिक्रीज्ड ऑर्गन डोनेशन पहलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, तो ये इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ मृत अंगदान पुरस्कार इन्हीं को मिला है। इसके अलावा नोटो क्या है? नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, अंग प्रत्यारोपण की नोडल एजेंसी जो है उसको नोटो कहते हैं, NOTTO। राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 3 अगस्त को मनाया जाता है। 3 अगस्त को क्या मनाया जाता है? अंगदान दिवस। ओके, तमिलनाडु मॉडल क्या है? अंगदान को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार का ट्रांस 10 सर्वश्रेष्ठ नेटवर्क माना जाता है। अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, भारत में यह अधिनियम 1994 में लागू किया गया था। तो अंग प्रत्यारोपण अधिनियम जो है कब लागू किया गया था? 1994 में। मानव शरीर अंगदान, एक मृतदाता ब्रेन डेड अधिकतम 8 जीवन बचा सकता है। अगर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका ब्रेन डेड हो जाता है, बाकी ऑर्गन चलते रहते हैं उसके, लेकिन उसका ब्रेन जो है वो डेड हो जाता है, तो ऐसे में वह व्यक्ति जो है पूर्णतः तो नहीं मरा होता है, लेकिन वो कभी भी मतलब मर सकता है, तो वो 8 जीवन दान बचा सकता है, क्योंकि इसका इलाज बहुत मुश्किल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोंग झील किस राज्य का पहला रामसर स्थल बना? यह अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर स्थल बना है। इसके अलावा संबंधित स्टैटिक जी के देख लेते हैं। रामसर सम्मेलन कब हुआ है? 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में स्थापित हुआ था, हस्ताक्षरित हुआ था, मतलब इस पे पूरी दुनिया के लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था? चिल्का झील थी। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो था 1981 में। सर्वाधिक रामसर स्थल भारत में कहाँ है? तो वो है तमिलनाडु में। उसके बाद मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है? तो उन आर्द्रभूमियों की सूची जहां पारिस्थितिकी चरित्र में परिवर्तन हुआ है, मतलब कि जिन भी वो ऐसी कौन कौन सी आर्द्रभूमियां हैं उनका रिकॉर्ड्स रखना है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, जिनमें पारिस्थितिकी चरित्र मतलब कि उनके स्वभाव में जो उनका टेम्परेचर है या उनका जो स्ट्रक्चर है या जो भी चीजें हैं एक पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित होती हैं, उनमें अगर कुछ परिवर्तन होता है तो उनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, टूर दी फ्रांस फेम्स में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो टूर दी फ्रांस फेम्स जो है एक प्रकार की साइकिल रेस है, और इसमें भाग लेने वाली भारत की पहली महिला जो बनी है हरवीता जाखड़। इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन वनडे एग्जाम्स में पूछ लेता है कि हरवीता जाखड़ जो है वो किस गेम में पहली भारतीय महिला भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ जा सकता है कि टूर दी फ्रांस फेम्स में बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वाइस एडमिरल A.N. प्रमोद को, वाइस एडमिरल N.A. प्रमोद को भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा संबंधित स्टैटिक जी के क्या है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में 1971 में ऑपरेशन ट्राइडेंट हुआ था। नौसेना प्रमुख कौन है? वर्तमान में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हैं। कौन है? एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। नौसेना कमांड कहाँ है? तो भारत में 3 नौसेना कमांड है। एक है पश्चिमी नौसेना कमांड मुंबई में है, एक पूर्वी नौसेना कमांड विशाखापत्तनम में है, और एक दक्षिणी नौसेना कमांड जो है वो कोच्चि में है। ये ऐसे है तो ये पूरा ये कवर करते हैं। सर्वोच्च सेनापति, भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, ये चीजें आपको पता जरूर होंगी। आदर्श वाक्य क्या है? शम नो वरुणम मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी एस्पीशियस अनटू अस। इसका यही आदर्श वाक्य, मुझे स्पष्ट के बारे में नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला इंडस्ट्री एकेडमिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम अनुज्ञान कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है हैदराबाद। अनुज्ञान क्या है? तो अनुज्ञान जो है कार्यक्रम परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में उद्योग और शिक्षा जगत के बीच तालमेल स्थापित करने
और स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी हैदराबाद में शुरू किया है। बेसिकली इनका कहने का मतलब है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है, ठीक है, उसमें जो है प्राइवेट एजुकेशन या फिर इंडस्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्री या फिर जो एजुकेशन, गवर्नमेंट एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको इनसे इसमें शामिल करना, ताकि इसके बारे में और बेहतर तरीके से अनुसंधान R&D हो सके, नई नई खोजें हो सके, नए नए सहभागिता फंड वगैरह चीज़ें लाई जा सके। कुछ स्टैटिक जी के देख लेते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 3 अगस्त 1948, मतलब कि आज़ादी के लगभग 1 साल बाद। प्रथम अध्यक्ष जो है डॉक्टर होमी भाभा थे। बार्क जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। तो बार्क कहाँ है? ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? अप्सरा, जो कि 1956 में आया था। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है और यह भारत का सबसे बड़ा, सर्वाधिक बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। कैपेसिटी है 2000 मेगावाट। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये गुजरात राज्य में स्थित है। स्वदेशी रिएक्टर है और ये अपना कौन सा है? ये सबसे पहला जो है अपना काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यूपी में कौन सा है? तो यूपी में नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो कि कहाँ पे है? बुलंदशहर में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक थे। इसके अलावा जो है कास्पार विक्रम साराभाई मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम बनी है। कास्पर का मतलब क्या होता है? कास्पर का मतलब होता है कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च। स्थापना जो है 1958 में की गई थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। और IIA का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, जिसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। अभी वर्तमान में इसरो के डायरेक्टर कौन है? तो डॉक्टर वी नारायणा। वर्तमान में इसरो के डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर वी नारायणा। इसके पूर्व जो थे वो कौन थे? एस सोमनाथ थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दक्षिण भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये बेसिकली विशाखापट्टनम में किया गया है। और विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर जैसे हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, मशीन, सैटेलाइट, ETC को चलाने के लिए जो ऐसी एक प्रकार की चिप होती है, उसको क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं, जो कि पूरा प्रोसेसिंग करती है पूरे डाटा का। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन अभी हाल ही में शुरू किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय के द्वारा, MITI के द्वारा भारत का पहला चिप प्लांट कहाँ लगा है? तो ये इंपॉर्टेंट है, धोलोरा गुजरात में। अक्सर एग्जाम में पूछा भी गया है पहले। टाटा समूह द्वारा स्थापित किया गया है। सेमीकंडक्टर की सामग्री कौन सी होती है? तो सिलिकॉन होती है और जर्मेनियम होती है, जो कि अर्धचालक होते हैं, मतलब पूरी तरह से कंडक्टिव भी नहीं होते और पूरी तरह से बैड कंडक्टर भी नहीं होते। वैश्विक चिप निर्माण का वैश्विक केंद्र कौन है? सबसे ज्यादा दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप बनाता है वो ताइवान बनाता है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, घड़ी, एवरीथिंग चलाने के लिए जो है सेमीकंडक्टर्स की जरूरत होती है। विशाखापट्टनम इसे द सिटी ऑफ डेस्टिनी और प्राकृतिक बंदरगाह के लिए भी जाना जाता है। तो अगर पूछे कि भारत का द सिटी ऑफ डेस्टिनी कौन सा है, तो वो विशाखापट्टनम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय को श्रीलंका के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया? तो एल सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। कौन है एल सुब्रमण्यम? प्रसिद्ध भारतीय वायलिन वादक, संगीतकार डॉक्टर एल सुब्रमण्यम। मतलब कि ये वायलिन वादक हैं और संगीत और कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण इनका योगदान है। तो इनको भारत श्रीलंका सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान नवाजा गया है। डॉक्टर एल सुब्रमण्यम कर्नाटक संगीत वायलिन वादक है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, ये प्रशासनिक राजधानी। बेसिकली श्रीलंका में 2 राजधानी है। प्रशासनिक राजधानी जो है जयवर्धनेपुरा कोट्टे प्रशासनिक राजधानी है और कोलंबो उसकी वाणिज्यिक राजधानी है। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? श्रीलंका की मुद्रा रुपया है। भारत और श्रीलंका को जो अलग करने वाली जल डमरू मध्य या स्ट्रेट है, उसको क्या कहते हैं? पाक जल संधि। ओके, मित्र शक्ति जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर चीजें समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तेजपाल सिंह। अभी हमने पिछला नौसेना पढ़ा था, अब यहाँ पे भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तेजपाल सिंह को किया गया है। एयर मार्शल तेजपाल सिंह को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। भारतीय वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य जो है वो भगवत गीता से लिया गया है। नभः स्पृशम दीप्तम
टच द स्काई विद ग्लोरी। कितना बढ़िया वाक्य है। भारतीय वायुसेना प्रमुख वर्तमान में कौन है? मार्शल अमरप्रीत सिंह जी हैं। कमांड संरचना भारतीय वायुसेना के पास 7 कमांड है, 5 परिचालन, 1 प्रशिक्षण के लिए, 1 रखरखाव के लिए। राफेल जेट भारत ने फ्रांस की डसाल्ट एविएशन कंपनी से खरीदे हैं। तो भारत ने राफेल जेट किससे खरीदे हैं? डसाल्ट एविएशन से खरीदे हैं। ये कुछ थोड़ी मोटी स्टैटिक जीके के साथ इंपॉर्टेंट चीजें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 22वीं राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप के पुरुष एकल का स्वर्ण पदक किसने जीता? 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के पुरुष एकल का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो अंकुर भट्टाचार्य ने जीता है। युवा भारतीय पैडलर अंकुर भट्टाचार्य ने 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के पुरुष एकल फाइनल में शानदार जीत दर्ज करके स्वर्ण हासिल किया है। ITTF अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 1926 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने में। टेबल टेनिस का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। उपनाम जो है पिंग पोंग, उपनाम टेबल टेनिस का उपनाम जो है वो क्या है? पिंग पोंग है। ये आपको हमेशा याद रहेगा। भारत में नियामक संस्था टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न शरद कमल को 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिला था, जो कि टेबल टेनिस से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस कब मनाया जाता है? 4 अगस्त को मनाया जाता है। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता था। विश्व लायन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। ओके, तो ये टोटल 13 क्वेश्चन थे जो आज के लिए इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने और बताने की। थैंक यू सो मच।